अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क की सियासी फजा एक बार फिर शदीद तनाव, गैर यकीनी और गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रही है, जहां तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमती बयानात, इदारा जाती मौक़िफ़ और कानूनी पेचीदगियां तेज़ी से बढ़ती नजर आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम ना करना, तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के नाम ECL में डालने और हुकूमती वज़रा के सख्त मौक़िफ़ के बाद ये वाज़ेह हो रहा है कि आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। और सबसे बढ़कर इस वक्त तहरीक इंसाफ पर मुमकिन पाबंदी और माइनस बानी PTI की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। और इस तमाम तर सूरत हाल में वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से होने वाली हालिया अहम मुलाकात को भी मानी खेज़ ख्याल किया जा रहा है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे मौके पर हुई है जब मुल्क की सियासत के महवर पर तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल से मुताल्लिक संगीन सवालात गर्दिश कर रहे हैं। बहरहाल ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त हुकूमत पूरे जारहाना अंदाज में तहरीक इंसाफ को वाज़ेह पैगाम दे रही है कि अब इसके लिए सियासी गुंजाइश पहले से भी कम होने जा रही है। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि PTI जानबूझकर इदारों से टकराव की सियासत कर रही है ताकि वो अपनी सियासी मुश्किलात और दाखिली कमज़ोरियों से तवज्जो हटा सके। DGI SPR के बाद हुकूमत भी तहरीक इंसाफ और बानी PTI को कौमी सलामती के लिए बड़ा थ्रेट करार दे रही है। और अब हुकूमती हलकों की जानिब से बानी PTI का मवाजना अल्ताफ़ हुसैन से किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब सियासी हलकों के नज़दीक माइनस बानी PTI और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ पर एक लंबी चार्जशीट बनाई गई है और इसी वजह से तहरीक इंसाफ के हवाले से इंतहाई कदम उठाने की बात हो रही है। इस हवाले से नून लीग के मुतादिद रहनुमाओं ने DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया टॉक की है, रस्मी गुफ्तगू भी की है। इस हवाले से उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को लेकर कहाँ खड़ी है, इस वक्त वकील रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, सिक्योरिटी थ्रेट करार देकर पाबंदी लगाना एक तरफ, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके ऊपर संगीन सवालात खड़े कर रहा है। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI मानने से इनकारी भी है। इस सारी सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि PTI पर या तो पाबंदी लगेगी या फिर माइनस बानी PTI होगा। थैंक यू रेहान। PTI पे तो अमली तौर पे और कानूनी तौर पे तो वैसे ही नॉन एग्जिस्टेंट है। PTI का नाम जो है वो एक है, लेकिन ना तो वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात है, ना उनके पास वो है सिंबल है। तो अभी क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी तस्लीम नहीं किया, तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये पाबंदी लगाने की बात या उससे क्या फ़र्क पड़ना है। देखिए, जो रियलाइज़ करने वाली बात यह है कि यहाँ पे पार्टियाँ इम्पोर्टेंट नहीं होती, यहाँ पे शख्सियात इम्पोर्टेंट है। और इमरान खान साहब को माइनस करने का मतलब ये है कि आप PTI पूरी माइनस कर देंगे। ये जो अभी जो PTI को में से इमरान खान से दूर हटेगा, जो पहलों की हालत हुई है वो इनकी भी हो जाएगी। लिहाजा ये जो है ये खाम ख्याली है। सियासत को तो सियासी तरीके से डील करना पड़ेगा, ना इस तरह से किसी की सियासत खत्म होती है, ना माजी में हुई है और ना मुस्तकबिल में होगी, ना अभी हो सकती, अभी हुई है ना मुस्तकबिल में होगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये अगर कोई कहे कि गुस्सा है और सारी बात अपनी जगह होगी, लेकिन इससे अगर आप कहें कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी में या उनके इन्फ्लुएंस में या उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी आ जाएगी, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए ना फैसल चौधरी साहब, पटियाला जेल में जो मतलब सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी सख्त कर दिए गए हैं। मुलाकातों पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम, यानी सख्तियाँ तो बढ़ रही हैं। और फिर ज़ाहिर है DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पेशावर जलसा हुआ उसके अंदर भी जो नारेबाजी हुई या लबो लहजा हुआ इस्तेमाल हुआ, वो भी खासा जवाब शिकवा लगता था। तो आपको लगता है कि अब वो जो मुफाहमत या क्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत करने वाला वक्त तो गुजर गया, अब तो फिर मज़ामत ही और इस टकराव की पॉलिसी में ज़ाहिर है फिर रियासत तो बड़ी होती है सर। देखिए, टकराव की पॉलिसी तो ऑलरेडी जारी है ना। कौन सा पहले टेबल टॉक हो रही थी या कहाँ पे बैठे थे? वो तो आप PTI को जब पीछे मई और जून 2022 में, उसके बाद 8 फरवरी को तो वैसे ही ख़त्म कर दिया था। उस वक़्त जो है बगैर सोचे समझे ये बात की जाती है। देखिए, MKM अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान और PTI में बहुत फ़र्क है। वो दो शहरों की जमात थी जिसकी लिमिटेड एक्सेस ही एक तबके की जमात थी। PTI में तो चारों एथनिसिटीज हैं। गिलगित और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में
सॉरी, उनकी फॉलोइंग है, हर जगह पे उनकी फॉलोइंग है, और फिर पूरे पूरे सूबे में उनकी हुकूमत है। तो आप ये जो फाइल जो क्षण फूक के लेके आए हुए हैं ये हुकूमत वाले, उससे कुछ फायदा नहीं बनने वाला ना। ये आप तारीख का जायजा ले लें, एएनपी नैप होती थी उस वक्त भुट्टो साहब ने उनकी सियासत खत्म करने की कोशिश की, जहाँ ने भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी की खत्म करने की कोशिश की, मुशर्रफ साहब ने बेनजीर और नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने, तो नहीं होती, ना होगी, ना इस तरह से होता नहीं, है, लेकिन फैसला साहब, और आपको ना नहीं ही लगता कभी स्लोली होगा। ग्रेजुअली जो बिल्डअप हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्क्वीज कर दिया गया ना, एक सूबे तक, केपी तक इस वक्त महदूद है, और वहां पर भी गवर्नर राज लगाने की बात हो रही है, तो दे मीन सीरियस बिजनेस ना हो, मतलब वो हुकूमत हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट हो। नहीं, तो पहले नॉन सीरियस था क्या? गुजारिश ये है कि ये जो जलसा हुआ है ये क्यों हुआ है? देखिए, हुकूमती जो मामलात हैं वो हुकूमत की पार्टियां करती। अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ा था वफाकी हुकूमत का तो मरीम नवाज और नवाज शरीफ करते। स्पीकिंग, मतलब आपको मैं पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते से, फिर जलसे में इजहार है उसका। मैं समझता हूँ कि जलसे में तंदो तेज तकरीरें नहीं हुई हैं, बड़ी समझ को हुई हैं, दो चार तकरीरें हुई हैं ऐसी। तो लोगों में एक रिजल्टमेंट होती है। आप इसलिए तो मैंने हमेशा ये कहा, देखें हम जैसे लोग जो हैं, जो मुतवाजन रास्ता अख्तियार करना चाह रहे हैं, हमेशा से कहा कि टेम्परेचर नीचे रखें, एस्टैब्लिशमेंट को भी कहा कि आप अवॉइड करें, पीटीआई को कहा कि आप इंतहा से ज़्यादा जो है वो ना करें, इससे मामला गड़बड़ होते हैं। तो अब देखिए ना, एक सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान का, वो एक दूसरे के सामने आए तो नुकसान तो पाकिस्तान का है ना जी, अवाम का। कोई इसको समझे, किसी को पसंद आए ना आए, इसका नुकसान तो डेफिनेटली होता है ना जी। नहीं, लेकिन फैसल जॉय साहब, जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पीटीआई को, फिर बानी पीटीआई को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया है, तो इसके कितने संगीन इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं हुकूमती साइड से? सर देखें, मेरे बुजुर्ग जो है ना, फातिमा जना 2 दफा हमारे घर आई हुई हैं। तो हम उस वक्त की अखबारें पढ़ते थे, हमारे घर में तो पुराने लोग हैं, तो उनको भी यही कुछ कहा जाता था। तो अभी भी इनको ये नैरेटिव बिल्ड जो है पाकिस्तान में, कोई नया नहीं किया जाता, ये रिपीट किया जाता है। आप नज़ीर भुट्टो शहीद को भी कहा गया, नवाज शरीफ को भी कहा गया, इन एमकेएम को भी आपको पता है कहा गया। लेकिन इससे कोई सियासी हकीकत तो नहीं ना बदलती थी। इससे अगर आप ये कहें कि आपकी सिक्योरिटी थ्रेट कहने से इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी आएगी, तो हकीकत बात है सर, नहीं आएगी। उसके लिए तो काउंटर नैरेटिव ही कोई नहीं है आपके पास। आपके पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इस हुकूमत के पास, इमरान खान के नैरेटिव का तोड़ ही कोई नहीं है, ना वो बना सके, ना उसको देखें, तो यह वैसा वैसे नैरेटिव का दौर है। इंटरेस्टिंगली अभी इमरान खान साहब का नैरेटिव क्या है? सर, इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो ये है कि इमरान जो आइन और कानून के तहत उनकी हुकूमत वापस की जाए, वो हुकूमत वो जीते हैं, उनकी जमात को लोगों ने वोट दिए हैं, उनके और उनके लीडरशिप और उनके कारकुनान के ऊपर जो जाली मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएं, और हर इदारा अपने सफ़ेर में रह के काम करे। सर, ये उनका नैरेटिव है, जो कि इस वक्त एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो लड़ाई है वो ये है कि जो हम हाइब्रिड निज़ाम लेके आए हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें, फिर अगले इलेक्शन में देखेंगे। यही वो सिलसिला है, बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जिस पे इमरान खान साहब और उनकी नहीं बन रही, और नहीं, फिर उसमें ज़रा दोनों तरफ से ऐड ऑन होता है। अब सर, जिन ट्वीट्स को, जिन सोशल मीडिया पोस्ट को रेफर किया गया, दे सीम्स टू बी वेरी मच एंटी इस्टेब्लिशमेंट एंड एंटी स्टेट। तो अगर इसी तरह का रवैया जारी रहा और सोशल मीडिया कैंपेनिंग भी रही, जलसों के अंदर भी इस तरह की बयानबाजी हुई, तो ये टेम्परेचर तो बढ़ेगा सर, और ये टेम्परेचर बढ़ना क्या मुल्क के लिए फायदेमंद है? एंटी स्टेट तो मैं नहीं कहूंगा, ज़ाहिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो कुछ शख्सियात में है, लेकिन मैं नहीं हूँ उसके हक में। मैंने कभी भी उसको सपोर्ट नहीं किया। और ये टेम्परेचर तो बढ़ाना जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है किसी तरफ भी। तो डेफिनेटली इस बात से तो मैं आपकी बात में से एग्री भी करता हूँ, और आपकी बात में वजन है कि ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है या इवन डेल के बाहर बयानात होते हैं, उनको बगैर केस को खराब किए बगैर भी बयान किया जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल रखने वाले बंदे चाहिए,
देखिए, जब आप इतनी पावरफुल स्टेटस पे होते हैं या आप उतने पावरफुल होते हैं, तो फिर आपको जो है वो बहुत सारी बातें वो दरगुजर होनी चाहिए, वो उसको इग्नोर होना चाहिए। इसी तरह पीटीआई के जो इमरान खान साहब का तो गुस्सा अंदर से डेफिनेटली है, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन जो मैसेंजर्स हैं वो भी तो कोई अकल को हाथ मारे, वो उधर पे दस करके ले आते हैं वहां से चीजें, और उससे फिर नुकसान होता है पार्टी का, लीडरों का, कारकुनान का। तो ये इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें एतराज होना चाहिए, दोनों साइडों से एतराज बरतना चाहिए। बिल्कुल सही सर। विद इन द पीटीआई, फैसल साहब, आपको इस वक्त कौन सी ऐसी शख्सियत लगती है कि जो कम अज़ कम ये कन्विंस कर सकती है कि यार ये जो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है या ये जिस तरह के स्टेटमेंट्स दागे जा रहे हैं, कम अज़ कम ये ना करे, इससे नुकसान हो रहा है, काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहे हैं, और अब आपको लगता है कि इससे कुछ बेहतरी हो सकती है, मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर आ गया है? इमरान खान साहब ही हैं, उनके अलावा तो कोई भी नहीं है ना। ये सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं, दो सही भी बाहर चले गए हैं, ये किसी की बात मानते भी नहीं है। और मौजूदा जो क्यादत है उसमें तो मेरा नहीं ख्याल किसी की। गौर अली खान एक बड़ा मोतदिल मिजाज आदमी है, लेकिन उसकी सुनता कोई नहीं है। और एक बेहतर आदमी, हर लिहाज से बेहतर आदमी है, शरीफुल नफ्स आदमी है, मीठा बोलता है, सुलह जो है सुलह की बात करता है। लेकिन ऐसे बंदे जो हैं उनके ऊपर फिर जो पार्टी है पीटीआई, वहीं से फिर शुरू हो जाते हैं लोग। तो सोशल मीडिया वाले तो नहीं किसी की बात मानेंगे इमरान खान के अलावा। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक वकील अनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आता है। वेलकम बैक। इस वक्त वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा खेलदास खुस्तानी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खेलदास खुस्तानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरीके से हुकूमती वज़रा के बयान आ रहे हैं, हुकूमती रहनुमाओं के, क्या आप PTI को बैन करने जा रहे हैं, PTI पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा के हवाले से आपने बात की, हमने जो हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने रखे हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरह PTI जिस रास्ते पे निकल पड़ी है, और बानी PTI ने जो गुफ्तगू की है, खुसूसन जो उनकी बहन की मुलाकात के बाद जो बातें बाहर आई, हालांकि मैं आपको बताऊं उनकी बहन की मुलाकात हुकूमत ने करवाई और एक अंडरस्टैंडिंग के तहत की थी कि सिर्फ फैमिली जो है उनसे मिलना चाहती है और फैमिली जो है उनका हाल अहवाल लेना चाहती है। मगर जो बाहर बात हुई तो ये एक इदारे के सरबराह, और उस सरबराह को जिसने मार्का हक में कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान को इज्जत दिलाई, दुश्मन को शिकस्त दी, उसके खिलाफ या तो मोदी बोल रहा है, दूसरा बानी PTI बोल रहा है। तो ये मैं समझता हूँ ये जो जमात पार्लियामेंट के अंदर है या बाहर जो लोग मौजूद है, उनकी तो कोई औकात नहीं है, ना उनकी कोई चलती है, ना वो जो है कोई बात कर सकते हैं। हुकूमत ने 12 वज़ीर आज़म साहब ने, आपको याद है 14 अगस्त को भी कहा था, असेंबली के फ्लोर पे 2 दफ़ा कहा, स्पीकर या सादिक साहब ने भी इनको बातचीत की, बात की। मगर एक शख्स जब अपनी सियासत, अपनी अना और दुश्मन के हाथों में जब खेल रहा हो अपनी सियासत के लिए, तो मैं समझता हूँ उसको जवाब बनता था, जो DGISPR ने बिल्कुल एक नहीं, लेकिन कोसारी साहब, ही हिमसेल्फ इज बिहाइंड द बार्स एट दिस पॉइंट इन टाइम ना, वो तो जेल की सलाखों के पीछे है। अब दुश्मन के हाथों में खेलने वाली जो बात है, ये सिक्योरिटी थ्रेट भी करार दिया गया उनको। किन ग्राउंड्स पे अगर PTI को बैन करेंगे तो किन ग्राउंड्स पे करेंगे? देखिए, पहली बात है, आप कहते हैं कि कैद जेल में बंद है, मुझे बताएं कोई आज़ाद शहरी इस तरह की गुफ्तगू कर सकता है? ये वो बात बानी PTI का पैगाम जो एक्स पे आता है, उनकी बहनों के थ्रू या उनकी जमात के थ्रू वो बात करते हैं जो मोदी करता है। अगर आप मुझे बताएं, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ डिफेंस फोर्स, उसके जनरल आसिम मुनी के खिलाफ कौन बात करता है? तकलीफ एक तो मोदी को है, दूसरी बानी PTI को है। तो ये खेलना नहीं क्या है, जो जब वो बात करता है कि नहीं, मैं आपसे ये जान रहा हूं सर, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जब PTI को बैन करने की आप बात करते हैं, PTI एज अ होल जाहिर है एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको बैन करने के ग्राउंड्स क्या होंगे?
देखिए, पीटीआई इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जो है, आपको पता है कि ना उसके पास निशान है, ना वो जमात को रजिस्ट करती है। उनके ना पार्लियामेंट में वो रजिस्टर्ड है, ना पार्लियामेंट में उनके एमएनए, ना एमपी है, ना सेनेटर, सब बेनामी है, सब आज़ाद है और इनके कोई वजूद नहीं है तो पीटीआई फिर का। किस पार्टी को बैन ये करने की बात कर रहे हैं? ये एक फसादी टोला जरूर बचा है, और टोले में भी टोलियां हैं, उसमें कुछ इंतशार पसंद है। जो पेशावर में आपने देखा, उसमें इंतशारियों ने जिस तरह, वही 2014 में जो बानी पीटीआई कहता था स्टेज पे चढ़कर हमारे वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ साहब को, अता तारड़ साहब को, वज़रा के खिलाफ जो गाली गलौज की गई, वही देखिए कल्चर गोसाली साहब, 2014 पहले तो ये तय कर लेना, आपने कहा पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए जो इलेक्शन कंटेस्ट हुए उसमें जाहिर है पीटीआई से बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो लिया गया, लेकिन ये कहना कि पीटीआई इटसेल्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अब ये मुज़क्का खेज बात नहीं है सर इलेक्शन कमीशन के अंदर? नहीं, पीटीआई, मुझे पता है पीटीआई को जो अभी इलेक्शन हुए हैं, कोई निशान था, वो आजाद लड़े थे इलेक्शन। नहीं तो वो पीटीआई नहीं प्रिंसिपल, ये नहीं, बात हम दुरुस्त है हम कि इन इलेक्शंस के अंदर वो आज़ाद लड़े हैं, लेकिन पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती बतौर पॉलिटिकल पार्टी। फिर किस पार्टी को बैन करने की बात कर रही है हुकूमत? देखें, मैं ये कह रहा हूं, हम उस आवाज को दबाएंगे जो आवाज रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होगा, जो हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ होगा, जो फौज के खिलाफ होगा, जो सलामती के लिए चैलेंज बनेगा, उस आवाज को दबाएंगे। वो एक शख्स बोलेगा जेल से बैठकर, या उसके हवारी उसकी जो उस बयानी को बढ़ाएंगे, या उसके रास्ते पे चल के इंतशार फैलाएंगे, फसाद करेंगे, हम उस रास्ते को रोकेंगे। अच्छा, हम वैसे गोसाली साहब, फसाद ये हम तो फिर पीटीआई वाले कहेंगे और कहते भी रहे हैं कि गुजरावाला जलसे के अंदर सिटिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और जर्नैलों के बारे में जो नवाज शरीफ साहब ने बाहर बैठ के कहा था, क्या वो इससे ज्यादा संगीन जुर्म नहीं था? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब कहकर, जनरल फैज साहब कहकर उनके सियासी रोल पे बात की थी। कोई उनको उनके हवाले से, उनकी ज़ात के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की थी जिस तरह ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं, और जिस तरह ये मुसलसल, आज ये सिर्फ एक 100 से ज़्यादा पोस्ट होगी, आप इनके एक्स अकाउंट पे देख लें। इन्होंने आर्टिकल छपवाए, इन्होंने अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में मुजाहरे करवाए, कनाडा में फील्ड मार्शल के खिलाफ। वो देखें ना, उन्होंने पाक फौज को निशाना बनाया है। एक फील्ड मार्शल जो है पूरी फौज की नुमाइंदगी करता है। अगर ये जंग जीती है हमने, वो किसके हुक्म पे? फील्ड मार्शल के हुक्म पे जीती है। उनकी सलाहियतें थी, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने, उनका अज़म था, उनके कहने पे हमारे फौजी जो है जवान दुश्मन की लेते भी है और अपनी शहादतें देते हैं उनके हुक्म पे। जब उस पे वो हमला है, हम समझते हैं पूरे इदारे पे हमला है। तो ये हमने कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। हमें कभी, आपको भी याद होगा, नवाज शरीफ साहब अडयाला में थे, उनकी मुलाकात बंद कराई गई थी, टेलीविजन पे आप नाम नहीं चलाते थे, उनकी तस्वीर नहीं चलती थी। हमने कभी भारत में जाकर इंटरव्यू नहीं दिया। हमने कभी भारत की मीडिया, जो आज ये मोदी की गोदी मीडिया का जो है हिस्सा बन चुके हैं, हमने कभी इस तरह की गुफ्तगू जाके नहीं की। हमने कभी धरना नहीं दिया, कभी जेल के बाहर एहतजाज नहीं किया, कभी कोई फसाद नहीं किया, ना हमने 9 मई किया, ना हमने कभी हुकूमत का या रियासत का कोई गमला तोड़ा। ये पुरतशद्दुद सियासत हमने कभी नहीं की। हमने केसों का सामना किया, हमने जेलों से हमें जो है उसको रिलीफ भी मिला। और जो बात आप कह रहे हैं कि बाजवा साहब का आपने नाम लिया, तो आपको ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि एस्टेब्लिशमेंट आई, उन्होंने कहा उस हवाले से कि हमसे गलतियां जरूर हुई है, वो बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ जो किया हुआ उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने किया, उन्होंने एक तरफ रखे। आज उसी के क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा पंजाब में मुल्क की जो तरक्की और तामीर के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज अगर हमारा दिफा मजबूत है, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी अहम किरदार है। उसकी एक फील्ड मार्शल के साथ एक अच्छी इक्वेशन, और इस जंग में जिस तरह उनकी कामयाबी हुई है, उनकी इसी अच्छी इक्वेशन की बातें तो रिसेंट पास्ट में बानी पीटीआई भी करते थे, और उस वक्त उनकी इक्वेशन भी बहुत अच्छी थी। फिर वक्त बदलते देर नहीं लगता कोई सारी साहब। सवाल मेरा ये है कि मसला आप इस वक्त बानी पीटीआई से है या पीटीआई से है?
हमें पहली बात मेरी कंप्लीट कर रहे हैं। देखें, हम जो बात मैं कह रहा हूं इक्वेशन की या कामयाबियों की, उस सलाहियतों की, उसकी तारीफ अमेरिका का सुपर पावर जो मुल्क है उसका सदर जो है वो फील्ड मार्शल का नाम लेके, वजीर आजम पाकिस्तान का नाम लेके तारीफें करते हैं। तो मतलब एक पाकिस्तान का वकार बहाल हुआ है, पाकिस्तान की जो है जुर्रत और बहादुरी का, उसकी कामयाबियों का हर कोई तारीफ कर रहा है। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान को दिवालिया होने पे पहुंचाया, जिन लोगों ने हमारे दोस्तों को सफारती हवाले से नाराज करके सबको पाकिस्तान को तना कर दिया, जो लोग चाहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, उसको वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को बचाया, बल्कि संवार रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ वो सब नवाज शरीफ साहब की क़यादत में। जो आप कह रहे हैं बात बिल्कुल बात एक शख्स की है, बानी पीटीआई की है। वो उसकी जमात में ऐसे लोग भी हैं जो ये नहीं चाहते गुफ्तगू, मगर उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। आप देखें, आधी पीटीआई पहले टूट चुकी है, बाकी कुछ लोग हैं वो भी उसको छोड़ने के लिए जाहिर है कोई भी मोहब्बतन जो है इस गुफ्तगू की या इस इख्तिलाफ की कोई इजाजत नहीं देगा। ये मैं समझता हूँ मुल्क दुश्मनी के बराबर है जिस बात पे आज बानी पीटीआई खड़ा है। तो बानी पीटीआई की बात है, बानी पीटीआई के ठीक, यानी हुकूमत माइनस बानी पीटीआई चाहती है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, हुकूमत की ये कोई ख्वाहिश नहीं है। हम चाहते हैं कि ये हमारा सियासी मुखालफत सियासी बयाने पे रहे, सियासी हमारी मुखालफत बिल्कुल करे, मगर जब मुल्क की बात आएगी, जब हमारे इदारों की बात आएगी, तो कानून और आइन की बात हम करते हैं। आइन और कानून के तहत हम कार्रवाई करेंगे, आइन और कानून के तहत हम इसकी मुलाकात भी बंद करेंगे, और आइन और कानून जो हमें किसी भी इस तरह की सरगर्मी की इजाज़त नहीं देता। ये चाहता है जो हमारे अफवाज पे हमले करे, जो हमारे शहरियों को शहीद करे, उस दहशतगर्द से आप बात करो, उस दहशतगर्द के खिलाफ ऑपरेशन ना करो। तो ये कौन चाहता है? जो इंडिया पाकिस्तान में, खुसूसन केपी के और बलूचिस्तान में हिंदुस्तान खारिज जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये कहता है उनके खिलाफ कार्रवाई ना करो। तो ये बातें देखनी है। तो ये हमारे लिए सलामती का मामला है। तो हमें जो आइन और कानून करेगा हम वो करेंगे। तो वैसे कोसारी साहब, माजी में भी कौमी सलामती या सिक्योरिटी थ्रेट का इशू तो बहुत सारे लोगों को करार दिया जाता रहा है। अब हुकूमत जो कर रही है, विल इट बी गुड फॉर डेमोक्रेसी सर? देखे ना, अगर कोई बेगुनाह है तो तारीख ने उनको बेगुनाह साबित किया, सुरखरू किया है। मैं समझता हूँ आज कोई भी पाकिस्तान का मोहब वतन 25 करोड़ अवाम इस बयाने की, इस बयान की, इस गुफ्तगू की कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मैं समझता हूँ ये बात करना दुश्मन के हाथों में खेलना। देखिए, हमारी सियासत पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं है। हमारे लिए पाकिस्तान मुकद्दम है, इनके लिए शायद उनकी अना मुकद्दम है। उनके लिए ये कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये कहते हैं, IMF को खत लिखते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो। मुझे बताएं किसी लीडर ने आज तक ये रेड लाइन क्रॉस की है? जो रेड लाइन बानी पीटीआई ने, लोग 15-15 साल जेलों में रहे हैं, लोग 20-20 साल जेलों में रहे, कभी भी इस तरह की ना 9 मई किया होगा। ये तो सब कहते हैं आईनी इमरान खान है, इनके कौमी असेंबली के फ्लोर पे अभी इन्होंने फरमाया जो इमरान खान कहता है वही आइन है। तो जब आइन और कानून, और जब पाकिस्तान से कोई शख्स बड़ा अपने आप को समझता है, तो उसका रास्ता हम जरूर रोकेंगे। लास्टली गोसारी साहब, BJISPR के प्रेशर के बाद पेशावर जलसा हुआ और पेशावर जलसे में भी नारेबाजी हुई है और चीफ मिनिस्टर KP के ने भी स्टेटमेंट्स दिए और फिर डी चौक की तरफ बढ़ने का इंदिया भी दिया जा रहा है। अगर कोई ऐसी बात होती है तो फिर हुकूमत का रिएक्शन क्या होगा? देखें, अगरचे KPK की हुकूमत इसी रवश पे चलती रही, वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पे रोड़े अटकाएंगे, वो कानून हाथ में लेंगे, वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, वो रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तो आइन गवर्नर रूल की इजाज़त देता है और हम आइन के तहत वो कार्रवाई, हुकूमत फिर मजबूर होगी आखिरी हदम। हमारे पास ये है कि हम वो भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया खेलदास कोसारी साहब आपके वक्त के लिए। वफाकी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कोसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डकी भाई की जेल से रिहाई के बाद सामने आने वाला वजाहती बयान बज़ाहिर एक एतराफ़ी गलती दिखाई देता है। डकी भाई ने एक तवील अरसे के बाद एक वीडियो से खिताब करते हुए न सिर्फ कौम से माफ़ी मांगी है, बल्कि उनका ये भी कहना था कि अगर उनकी जानिब से अनजाने में कोई ऐसा कंटेंट अपलोड हुआ है जिससे नौजवानों पर मनफी असर पड़ा हो
या किसी ऐप की प्रमोशन हुई हो जो बाद में नुकसानदेह साबित हुई हो, तो इसके लिए भी माजरत खाएँ। अब अखलाकी नुक्ते से देखा जाए तो गलती मान लेना हमेशा एक मस्बत कदम समझा जाता है, खुसूसन ऐसे फ़र्द के लिए जिसकी लाखों लोगों तक रसाई और फिर जिसकी बात को फॉलो करने वाले नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद हों। बज़ाहिर डक्की भाई का ये बयान जाहिर करता है कि वो अपने मवाद के नताइज पर दोबारा गौर करने पर मजबूर हुए, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ अखलाकियात का नहीं है बल्कि इस बात का भी है कि क्या डक्की भाई को इस बात का इल्म नहीं था कि ये बेटिंग ऐप्स जिन्हें वो प्रमोट कर रहे हैं वो दर हकीकत क्या है और इनकी इस प्रमोशन के माशरे पर क्या मनफी असरात रूनुमा होंगे। क्या महज माफ़ी मांगने से ऐसे तमाम संगीन इल्ज़ामात ख़त्म हो सकते हैं। डक्की भाई पर यह इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन के ज़रिए नौजवानों की ज़िंदगियाँ मुतासर की हैं। इन इश्तिहारात और प्रमोशंस ने एक ऐसे तर्ज़ अमल को फ़रोग़ दिया जिसे मुल्की कानून जुआ और धोखाधही के ज़ुमरे में देखता है। यही वजह थी कि उनके खिलाफ मुकदमात बने। उन्हें पीका की दफ़ात के तहत इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी और दफ़ा 25 और 26 के तहत चार्ज किया गया। FIR में PPC की दफ़ात 420 और 294B भी शामिल की गई, जिनमें धोखाधही, नाजायज़ फ़ायदा उठाने और ममनुआ सरगर्मियों की तशहीर जैसे इल्ज़ामात मौजूद थे। ये तमाम दफ़ात ज़ाहिर करती है कि मामला महज गलती या गफलत का नहीं बल्कि एक कानूनी मसला था जिसे अदालत ने संजीदगी से लिया। डक्की भाई की गिरफ्तारी 17 अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट पर हुई जब वो बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें इब्तदाई तौर पर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में लिया गया और बाद में उनके इस रिमांड में तौसीह होती रही, जबकि उनकी कई ज़मानत की दरख्वास्तें अदालत ने मुस्तरद भी की। इन पर दायर चार्जशीट में ये कहा गया कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोजीशन का इस्तेमाल माली फवाइद के लिए किया और ऐसी सरगर्मियों की तरवीज की जो कानूनन ममनुआ थी। बादशाह तकरीबन 3 माह की हिरासत के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को उनकी ज़मानत मंजूर की, जिसके बाद उन्होंने रिहाई के कुछ दिनों बाद कौम से माफ़ी मांगने का फैसला किया। ताहम इस सारे मामले में असल सवाल वही है जो आवाम में गर्दिश कर रहा है। ज़ाहिर है एक तरफ वो माफ़ी मांग रहे हैं और ज़ाहिर है वो इसके ऊपर नादिम भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये सारा मामला क्योंकि अदालत में है, मैटर इज़ नाउ सब जुडिस इन द कोर्ट, तो कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या वो तमाम तर चार्जेस, वो संगीन दफ़ात के तहत जो इल्ज़ामात लगे थे, क्या उससे भी वो बरी ज़मा हो जाते हैं। क्या वो अनकंडीशन अपॉलॉजी जो आवाम के सामने की गई है, क्या वो अदालत को भी काबिल कबूल होती है या नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है इस स्टेटमेंट का जो डक्की भाई की तरफ से जारी किया गया, वो NCCI के उन अफसरान के ख़िलाफ़ है, तफ्तीशी अफसरान पर, जो रिश्वत और गैर ज़रूरी तशद्दुद करने का इल्ज़ाम है। डक्की भाई ने रिहाई के बाद पहली बार लबकुशाई किया और उन्होंने तहकीकाती अफसरान पर तशद्दुद और रिश्वत जैसे संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए। डक्की भाई ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान साइबर क्राइम के कौमी इदारे NCCI के एहलकारों के मुबैना रवैये पर तफसीली रोशनी डाली है। डक्की भाई के बकौल उन्हें 16 अगस्त 2025 को मलेशिया के सरकारी इवेंट के लिए रवानगी के वक्त एयरपोर्ट पर रोका गया और फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गुलबर्ग दफ्तर मुंतकिल किया गया, जहां वो दावा करते हैं कि उनसे डिजिटल रिकॉर्ड, पासवर्ड्स और ईमेल्स हासिल करने के बावजूद एहलकारों ने उन्हें जिस्मानी तशद्दुद और जहनी अजियत के तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें एक 7 साल बच्चे के सामने वीडियो कॉल पर बदसलूकी भी शामिल थी। डक्की भाई के मुताबिक उन पर और उनके अहले खाना पर माली दबाव डालने के लिए बार बार रिश्वत के मुतालबात किए गए, जिनमें 7 से 8 करोड़ रुपए, 60 लाख रुपए और 1.5 करोड़ रुपए के अलग अलग मुतालबात शामिल थे। उनके बयान के मुताबिक तफ्तीशी एहलकारों ने उनके वालिदैन, भाई, 80 साल दादा और अहलिया के बैंक अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए, जिससे ख़ानदान माली बहरान का शिकार हुआ। उनके मुताबिक एहलकारों ने उनके क्रिप्टो ट्रेडर्स को रोक कर नुकसान पहुँचाया और फिर बाद में ज़बरदस्ती तकरीबन 3,26,000 अमरीकी डॉलर्स अपने वॉलेट में मुंतकिल करा के अदालत में रिकवरी दिखाई। अब ये जो एक दुख भरी, दर्द भरी दास्तान बयान की डक्की भाई की तरफ से, ये इटसेल्फ एक चार्जशीट है उन ऑफिशल्स के अगेंस्ट, उस इदारे की उन काली भेड़ों के अगेंस्ट जो ऑलरेडी कस्टडी में हैं, जिनके अगेंस्ट एक्शन हो रहा है। और फिर जाहिर है सलाम है उन लोगों को कि जो इस तरह की काली भेड़ों को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम भी करते हैं, जिनका दबे लफ्ज़ों डक्की भाई ने अपनी वीडियो के अंदर भी राज मुनकशफ किया है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये जो कार्रवाई NCCI के उन अफसरान के अगेंस्ट हो रही है, क्या ये भी टेस्ट केस बनेगी और अल्टीमेटली वो पुलिस हो या इस तरह के और इदारे हों, उनके अंदर जो कस्टोडियल टॉर्चर होता है, क्या वो थमने पाएगा, रुकने पाएगा? इसको टेस्ट केस बना के उन तमाम तर लोगों के जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस तरह की बदतरीन सलूक का निशाना बन चुके हैं, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बन चुके हैं, कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बन चुके हैं, क्या वो भी इनफ इज़ इनफ कह के ख़त्म करके आने वाला जो मुस्तकबिल है उसमें कम अज़ कम यूथ के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाएगा कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ प्योर और यहाँ पे जीना, आज़ादी के साथ जीना जो है वो सहल है या आसान है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।